अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है और अपने फीडबैक सजेशन से भी ज़रूर आगाह कीजिए। आज कुछ ख़बरें आप तक पहुँचानी हैं और उस हवाले से ज़रूर आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करते चलें। कुछ ख़बरें थी जो डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये कि जो 24 से 36 घंटे तक का एक टाइम फ्रेम दिया गया था वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब की जानिब से, आपको याद होगा कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर, कोई मिस एडवेंचर आदर किया जा सकता है, वो बहरहाल टाइम फ्रेम लैप्स कर गया है। और उसका जो इम्पैक्ट था, जो उन्होंने आके एक लेट नाइट, आपको याद है कि अराउंड कोई 2 बजे पाकिस्तान टाइम उन्होंने आके एक प्रेस ब्रीफिंग कह लीजिए या एक इम्पॉर्टेंट जो उनका वीडियो मैसेज था, वो उन्होंने जब आके दिया तो उसका असर ये हुआ कि भारत में ये बड़ा डिस्कशंस में आए। ये बात पे बड़े इनकी डिबेट हुई, बड़ी डिस्कशंस हुई और ये समझ रहे थे, ये इनका तरीका इंटरप्रेट करने का ये था भारत का, कि वो समझ रहे थे पाकिस्तान पैनिक में आ गया और पाकिस्तान जो है वो बहुत डर गया है। हालांकि इसके बरक्स था, जो डर खौफ था वो भारत का नज़र आ रहा था। और आज वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब जब मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे ये ज़रूर सवाल किया कि जो आपने 2 बजे रात की एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जारी किया, वीडियो पैगाम जारी किया और उसको भारत में जिस तरह से डिस्कस किया गया, तो क्या ये आपके पार्ट पे एक टैक्टिकल मूव थी कि कोई एक स्ट्रैटेजी के तहत ये चीज़ की गई? तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक अच्छा सवाल है आपका और इससे हुआ ये कि जो क्राइसिस था वो अवर्ट ज़रूर हुआ। यानी कि भारत को ये ज़रूर बता दिया गया कि अगर तो वो कोई इस किस्म की एडवेंचरिज्म की तरफ जाता है, कोई पहल करने की कोशिश भी करता है, जो कि इत्तलात थी कि उसकी जानिब से जो पेट्रोलिंग थी उनके जहाज़ों की वो जारी थी, जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी चौकन्ने था, वो भी देख रहा था, गेज कर रहा था और किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं आए। बहरहाल ये एक डिलिबरेटली ये चीज़ें इस नहज पे लेकर आई गई हैं। दे वांटेड टू क्रिएट दिस वॉर। एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है कि जहाँ पर एक पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पे उनको एक रिएक्शन ट्रिगर कर रहे थे। उनकी कोशिशें ये थी कि पाकिस्तान क्या क्या अपने ऑप्शंस को बरोकार लाता है, वो ज़रा अब इंटाइस तो बहुत अरसे से किया जा रहा है भारत की जानिब से। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है कि उनकी कोशिश रही है हमेशा से कि वो आपको एक पुश दें और एक वो प्रोवोक करें और उसके बाद वो देखें कि पाकिस्तान अपने क्या क्या ऑप्शंस बरोकार लाता है, क्या इनकी जानिब से रिस्पांस दिया जाता है। और बाकायदा तौर पे जो यूनिलैटरल उनकी तरफ से डिसीजंस किए गए हैं, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि किस तरह के वो एक मोड में बैठा हुआ था इस सूरत हाल को, एस्केलेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए। और ये वहाँ पे भी डिस्कशंस हो रही हैं भारत में भी कि अगर कन्वेंशनल वॉर की तरफ अगर सिचुएशन जाती है, अब वो किसी के भी फेवर में नहीं जाएगी, संगीन उसके इम्पैक्ट होगा और जो एस्केलेशन लैडर है देन इट विल बी बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल टू कंट्रोल एस्केलेशन लैडर। सो लिहाजा बावर कराया जा रहा है आपके मुल्क में भी ऐसी जो रैशनल और सेन आवाज़ें हैं वो मौजूद हैं कि आप इस तरफ नहीं, आप इन लाइंस की तरफ आएँ, आप मत पहल करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपको जो जवाब आएगा वो 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ के पूरी कुव्वत के साथ, पूरे फोर्स के साथ आपको रिस्पांस मिलेगा। जहाँ पर बात आती है एपीसी की, अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो वो है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो एक मुतालबा है बुलाने का, वो बहुत ज़ोर पकड़ा है। फ्लोर ऑफ द हाउस भी इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हों, फैसल वाउडा जैसे मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि जी बुलानी चाहिए, वीडियो लिंक के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए इमरान खान को बिल्कुल बुलाना चाहिए। और इसके अलावा वो इस बात पे भी ज़ोर दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी इस बात पे ज़ोर दे रही है, राना सनाउल्लाह साहब बोल चुके हैं कि जी इमरान खान को लेकर आएँ, बिठाएं। आज अता तारर साहब कहते हैं कि एपीसी क्यों बुलाई जी, एपीसी ऐसी सूरत हाल में नहीं बुलाई जाती, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाए। भारत का पहला रिस्पांस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाना था। जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन के हवाले से अता तारर ज़रूर कह रहे हैं कि उस तरफ मामला जा सकता है, लेकिन जहाँ पर सवाल ये ज़ोर पकड़ रहा है कि क्यों नहीं आपका एक मुखालिफ, और जबकि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जो कमज़ोरियाँ हैं, जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त इस मुल्क में, उसको जवाज़ बनाकर भारत आपका जो एक एक्सटर्नल जो दुश्मन है, वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो हर हरबा इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो आया हुआ है और ये की जा रही हैं ये तमाम जो हरकतें हैं।
तो इससे लिहाजा ये ज़रूर एक पैगाम जाना चाहिए कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, अवाम, सारे वो कौमी यकजहती और कौमी ताकत की जब बात आती है कि जी इनका मुंह तोड़ जवाब हमने देना है, कौमी ताकत से देना है, कौमी यकजहती से देना है, वो नेशनल यूनिटी आएगी। अता तारक साहब कहते हैं कि जी सेनेट में करारदाद पास हो गई जिसमें तमाम पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, तो तमाम पार्टीज़ में की रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको चाहिए इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसे वक्त में जहाँ पर वो ट्वीट करके भी उनकी जो आपको याद है कि उनकी बात सामने आई थी कि जो भारत और मोदी का जो एक एग्रेशन है उसने पूरी कौम को जो है वो यूनाइट किया है, और ये वाहिद मतलब कौम पोलराइज ज़रूर है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें पॉलिटिकल आपको पता है मामलात जिस तरह से ज़ेर बहस हैं, लेकिन बहरहाल तारड़ साहब की भी गुफ्तगू से लग रहा था कि हुकूमत बहुत क्लियर है कि वो इमरान खान को नहीं इसमें शामिल करेगी। ऑल्दो ग्रेस का मुजाहरा और जो स्टेबिलिटी कायम करने का जो ओनस है वो हुकूमतों पे होता है, ऑपोजिशन का काम है, वो उसकी स्टेटस पोजीशन होती है, वो हर चीज़ पे आपको क्रिटिसाइज़ कर सकती है। लेकिन भारत में भी अगर राहुल गांधी भी इस किस्म की अगर वो बात करें कि जी वो जहाँ पर वो सपोर्ट करते हैं उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक तरफ, लेकिन उसको तमाम तर को एक तरफ रखते हुए आपको इस वक्त यहाँ पे भी मुल्क की बात है। इस वक्त अगर एक जंग की सूरत हाल है वो ज़ाहिर है उसमें एक पूरी मुल्क एक बहैसियत एक मजबूत मुल्क आपको एक जवाब देना है अपने दुश्मन को, और एक मैसेज एक सिग्नलिंग की बात भी आती है कि एक मैसेज उनको जाना चाहिए। बट बहरहाल नज़र आ रहा है कि एपीसी पे कोई ऐसी बात ज़ेरे गौर नहीं है कि एक तो एपीसी बुलाई जाए और दूसरा ये कि उसमें इमरान खान को बुलाया जाए। सो इमरान खान अभी भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस हुकूमत के लिए एक ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, इस निज़ाम के लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, जिससे निमटने के लिए अभी भी मतलब इन हालात में भी जहाँ पर हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा हो कि जी जंग होने वाली है, और जंग के मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ कि 99% प्रोबेबिलिटी हो कि जंग नहीं हो रही है, फुल स्केल जंग की अगर हम बात करें 99% प्रोबेबिलिटी चले दे दें कि नहीं हो रही, 1% प्रोबेबिलिटी तो होगी ना कि ये जंग हो भी सकती है, और अगर हो गई तो फिर क्या हाल होगा, दोनों ममालिक उसका खमियाजा उठा रहे होंगे। और एक ऐसे उसमें कि मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करती चलूँ कि 99% मैं रेट करूँगी कि हमारे अफवाज पाकिस्तान विल बीट द हेल आउट ऑफ आवर एनिमी। बिल्कुल पूरी सलाहियत हम रखते हैं, पूरी कैपेबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसे में ये हालात और ये फियर्स, ये एप्रीहेंशंस एक जंग के हवाले से उसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। लाख आप हमें आके बोले कि जी इंगेज करने की तरफ अगर आपको सुपर पावर की जानिब से कहा जा रहा है कि जी आप इसको री इस्टेब्लिश करें, अपने जो ताल्लुकात हैं आप जो है वो डी एस्केलेट करने की तरफ आएँ, आप एक इम्पार्शल इंक्वायरी के लिए आप उनके साथ कोऑपरेट करें, हमारे पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी बात हुई, वहाँ पर जयशंकर से भी बात हुई, और उन्होंने स्ट्रेस दिया कि जी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करें, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। हमारे पास तमाम वो एविडेंसेस मौजूद हैं, आज भी दस्तावेज़ात सामने आई हैं किस तरह से पहलगाम अटैक का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया। सो अबाउट टाइम मेरे ख्याल से कि जहाँ पर ये चीज़ें जो है वो एड्रेस होने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने मेरे प्रोग्राम में, मैंने उनसे पूछा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हमारा क्या है, क्योंकि आए दिन वुज़रा हमें ये कहते सुनाई देते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जी बम इस्तेमाल कर लेंगे, हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे भारत के ख़िलाफ़, इस किस्म के बयान देते हैं। तो हमारी पॉलिसी है क्या, हमने रखा है एज एन ऑप्शन, और कहाँ तक हम जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं जिस पोजीशन में हूँ और जिस पोस्ट पे हूँ, मैं बिल्कुल ये मुनासिब नहीं समझता इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो है वो स्टेटमेंट देने के हवाले से। तो मैंने कहा आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो आपको लगता है कि ये एक ज़रा इस पर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें? उन्होंने कहा मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से कि बिल्कुल इस किस्म के बयानात जो है वो देने से गुरेज किया जाए, इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की जाती, और नेचुरली वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, शुडंट बी इवन डिस्कस्ड ऑन टीवी। आप क्या करने जा रहे हैं, आप दहशतगर्द को कैसे सरप्राइज़, आप अपने दुश्मन को कैसे सरप्राइज़ करेंगे, आप जो है वो कहाँ कहाँ आपके पास एक टैक्टिकल एडवांटेज जो है वो मौजूद है। नेचुरली उनको पता है कि जी हमारे इस वक्त जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस हवाले से हम कहाँ कहाँ एडवांटेज रखते हैं, लेकिन ये बातें बहरहाल ये टीवी पे जो है वो डिस्कस होके कि जी हम कौन कौन से ऑप्शंस बरोए कार ला सकते हैं, ये बातें टीवी पे नहीं होती। तारड़ साहब ने कहा कि जी मीम गेम में हम बहुत आगे हैं, हमारे मीम्स यानी कि हमारी कौम जो है वो तो इतना हल्का ली हुई है जंग को। उन्होंने कहा बड़ा सराहा, उन्होंने कहा मीडिया के रोल को भी बड़ा सराहा जा रहा है, और जिस तरह का एक जो है उनको वो ऑब्वियसली एक बैकफुट पे नज़र आते हैं भारत,
तो अत्तातार साहब को मैंने कहा कि आप फिर काइंडली मेहरबानी करें एक्स को भी खोल दें, हमें वीपीएन इस्तेमाल करके एटलीस्ट अपने पड़ोसी मुल्क को जवाब देना पड़ रहा है, उनकी तमाम जिंगोइज्म और वॉर मॉन्गरिंग का जवाब हमें वीपीएन के ज़रिए करना पड़ रहा है। सो आप काइंडली हमें अलाउ कर दो। वो कोर्ट का मामला है और वो कोर्ट जुडिशल एक पूरा प्रोसेस चल रहा है उस हवाले से। सो एक्स बहरहाल बंद रहेगा, लेकिन ऐसे में हुआ क्या, हम जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पड़ोसी मुल्क ने भी कुछ इंस्पायर होके वहाँ पे भी वीपीएन का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि जो चैनल्स उन्होंने ब्लॉक किए हैं वो वहाँ की ऑडियंस को, वो तमाम चैनल्स की रसाई अभी तक है, वो दे आर यूजिंग वीपीएन। हम आपसे एक स्टेप तो आगे बहरहाल इस पूरे जोन में नज़र आते हैं कि जहाँ पर हम वीपीएन पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप आए हैं इस वीपीएन की गेम में, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाल प्रिटी मच एक ही जैसा नज़र आ रहा है अवाम का, तो एटलीस्ट जिस किस्म की एक कस्मा पुरसी है, जिस किस्म की लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली जो कंडीशंस हैं वो तो सबके सामने है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो उसके हवाले से बड़ी शदीद तनकीद हो रही है कि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब मजबूत है, केस मजबूत है, लेकिन वकील बड़ा कमज़ोर है। इमरान खान की पार्टी को ना तो एहतजाज करने दिया जा रहा है, ना इमरान खान तक उनकी रसाई है पार्टी क़यादत की, फैमिली की। आपको पता है कि केसेस को भी लेके उनके केसेस तक नहीं लग रहे। आज हैरान कुन तौर पे आपको बताते चले कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ क्या है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ एक सियासी जमात नेचुरली नजर आता है कि निशाने पर है। पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। सो लिहाजा आगे जाके ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में और कौन कौन सी और कितनी कितनी जमातें जो हैं इसके निशाने पर होंगी, अभी तो बहरहाल हदफ जो है वो एक नज़र आता है इस निज़ाम के, जो बिल्कुल इस निज़ाम के ऊपर हावी हुआ हुआ है, वो किस तरह से निशाने पर है जी। आज जो हैरान कुन तौर पे जो बात सामने आई है वो ये है कि जहाँ पर हमें पता चल रहा था और हमने देखा कि जब ये जजेस का ट्रांसफ़र हुआ और जितना मुतनाज़ा वो पूरा अमल हुआ, सीनियरिटी लिस्ट का मामला और तमाम चीज़ें, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस डोगर साहब के लिए और जितना उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि पहले से, जबकि बोला जा रहा था कि जी लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने नहीं हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब को लेकर आया गया और डोगर साहब जो है वो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। इमरान खान साहब की जो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो अपील का मामला था, डोगर साहब ने बहरहाल उनसे एक दरख्वास्त गई कि जी इसकी फौरी समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया जाए। डोगर साहब ने अपने रजिस्ट्रार को बोला कि जी एक उनको हिदायत दी कि रिपोर्ट बनाई जाए। रिपोर्ट जो है वो आज उसमें इंकिशाफ होता है। रिपोर्ट जी सामने आती है तो पता चलता है कि 2025 में तो इमरान खान का ये जो अपील का मामला है 190 मिलियन पाउंड केस का, वो तो नहीं लगते हुए दिखाई दे रहा। उस रिपोर्ट में रजिस्ट्रार साहब ने जो इंकिशाफ किया वो ये था कि जी टोटल 279 अपील्स हैं इस वक्त पेंडिंग। सज़ाए मौत की 63, उम्र कैद की 73, 7 साल से ज़ायद सज़ा की 88 अपील्स, जबकि 7 साल तक कैद की सज़ा 55 अपीलें उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जो मजमूई तौर पर 279 पूरी टोटल अपील्स बनती हैं। इमरान खान की अपील जो है वो अभी मोशन स्टेज पर है। इस अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होंगी और इसके साथ साथ ही वो अभी मोशन स्टेज पर है और इसके बाद नंबर लगेगा। नंबर मतलब अभी तक आपने उसकी अपील को नंबर ही नहीं लगाया है, लिहाजा 2025 में इमरान खान के, और ये क्यों नहीं हो रहा, इस इंटरेस्टिंगली आपको ये भी बताते हैं। नेचुरली सारे सवालात और सारे जो तासुर एक पैदा हो रहा था कि जी अपने मनपसंद जजेस चाहिए इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, हर जगह ला के आपने पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ से जो लूप होल्स थे उस सबको न्यूट्रलाइज आपने करना था, अपने लिए एक आपने पूरा ग्राउंड एक गार्डेड एक निज़ाम बनाना था। तो आपने अब आप देख रहे हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये एक वाहिद केस है कि अगर ये अपील फौरी लगे तो ये केस भी इट विल नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। जिस तरह के पुराने जो इनके ऊपर केसेस थे और जिस किस्म के अंजाम तक वो पहुंचे हैं, सो इसी तरह से दोज केसेस इवन डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। और अभी 190 मिलियन पाउंड केस का भी हाल यही होना है कि इतना बोगस केस है कि आपको अब ये हरबे इस्तेमाल करने पड़े कि रिपोर्ट में आप बताएं कि जी अपीलें कितनी, एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जो केस है उसकी अपील नहीं लग सकती, बाकी सारे अपीलें आपने जो है वो 279, हमें 280 के करीब जो है वो। सो जस्ट इमेजिन कि एक सिर्फ इमरान खान की अपील को लगने ना देने के लिए कितनी 280 के करीब अपीलों का हवाला दिया जा रहा है। इमेजिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द मोमेंट के जहाँ पर एक सूरत हाल है, कशीदा है नेबर्स के साथ, और दूसरा ये कि एक मुल्क के अंदर भी जो एक इंसान है वो ऐसा सर पर सवार है कि उसके केस को नहीं लगने देना। और चूँकि आपको पता है कि ये बोगस केस है, इसकी अपील की तरफ अगर मामलात गए तो वो भी स्टैंड नहीं कर सकेगी और वो बाहर आ जाएगा, जो कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।